बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। रमज़ानुल मुबारक में गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, तो आज की वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेन लाइन से गैस आ भी रही हो तो बहुत से चूल्हे गैस को पकड़ते ही नहीं है। इसकी एक मेन रीजन है, इसकी रीजन भी बताऊंगी और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। पानी गर्म करने वाला बर्तन हो या कोई सा भी जला हुआ बर्तन, उसको साफ करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका शेयर किया जाएगा। अलमारी के ढेरों कपड़ों को चूड़ियों में समेटने का बहुत ही जबरदस्त तरीका शेयर किया जाएगा। वैसलीन में सिर्फ एक चीज मिला के होममेड मॉइस्चराइजिंग लोशन बनाना सिखाऊंगी। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको छोटी बड़ी सारी टिप्स बहुत ही पसंद आएंगी, आपकी जिंदगी को आसान बना देंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। बर्तन को इस्त्री करके जब हैंग किया जाता है तो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त टिप शेयर करूंगी। वो ये कि आपने घर में पड़ी हुई स्टील की बैंगल्स लेनी है जो कि आम बच्चों की घर में पड़ी होती हैं। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने इस तरीके से चूड़ियों को 1 बाय 1 हैंगर में डालते जाना है। बहुत ही जबरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इस तरह के ऑर्गेनाइजर बाजार से मिल जाते हैं, लेकिन अगर पैसे खर्च किए बगैर घर में पड़ी हुई फजूल चीजों से अगर हम घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी अलमारी को वेल मैनेज कर सकते हैं, तो हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि बैंगल्स के अंदर मैं हैंगर्स को डालती जा रही हूँ, तो इस तरीके से आपने हैंगर को बैंगल्स के अंदर डालते जाना है। अब इस हैंगर को आपने कहीं भी वर्टिकल स्पेस पे या तो अलमारी के अंदर या कहीं भी दरवाजे के पीछे आप इनको हैंग कर सकती हैं। वर्टिकल स्पेस पे कोई भी चीज आती है तो वो बहुत ही कम जगह घेरती है। इस लास्ट वाली चूड़ी के अंदर आप मजीद भी हैंगर हैंग कर सकती हैं। इस तरीके से पूरी अलमारी के जितने भी कपड़े थे आप वर्टिकल स्पेस में कम से कम स्पेस पे बहुत सारे कपड़ों को हैंग कर सकती हैं, और ना ही कपड़ों की प्रेस खराब होगी और ना ही कपड़े अलमारी में बिखरे पड़े रहेंगे। मोस्टली घरों में पानी बॉईल करके पिया जाता है। पानी जब बॉईल करते हैं और जिस बर्तन में, उसमें बहुत सारे व्हाइट कलर के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इस बर्तन को प्रॉपरली और फौरी ना धोया जाए और नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह से पानी बॉईल कर लिया जाए तो ये निशान बहुत ज्यादा पक्के होना शुरू हो जाते हैं और इनको वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बॉईल कर करके अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है तो आपने थोड़ी सी इमली लेनी है, 2 चम्मच नमक लेना है और 2 ही चम्मच आपने इसमें पानी डाल देना है। अब आपने स्टील वाइट्स के साथ इसको अच्छी तरीके से साफ करना है। आप देखेंगे कि जितनी भी वाइट निशान है वो बहुत ही आसानी के साथ साफ हो जाएंगे। मेरा बर्तन इतना ज्यादा गंदा नहीं है क्योंकि मैं हर दफा जब भी पानी बॉईल करती हूँ तो इसको फौरी तौर पर वॉश कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है तो इस तरीके से अगर आप साफ करेंगी तो बहुत ही आसानी के साथ बर्तन साफ हो जाएगा। ना तो आपको घंटों मांजना पड़ेगा और ना ही आपकी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। इमली में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और सिट्रिक एसिड बहुत जल्दी सफाई कर देता है। इसी तरह से नमक में भी क्लीनिंग प्रॉपर्टी मौजूद होती है। बच्चों की मेमोरी टिंट बहुत यूज करती है। ये मेरा सेकंड टाइम खत्म हो चुका है और मैं इसको दोबारा से ऑर्डर करूंगी। एक तो इसको अप्लाई करना बहुत आसान है, अप्लाई करें और फौरन से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें तो ये बहुत ही नेचुरल इसकी लुक आती है। लेकिन अगर आप पैसे खर्च किए बगैर घर में पड़ी हुई लिपस्टिक और वैसलीन से टिंट बनाना चाहती हैं तो आप ये करें कि वैसलीन को अप्लाई करें अपने लिप्स के ऊपर या जहाँ पे भी आप टिंट को अप्लाई करना चाहती हैं। इसके बाद जिस कलर का आप टिंट चाहती हैं उस कलर की लिपस्टिक आप इस वैसलीन के ऊपर अप्लाई कर दें और अच्छी तरीके से जब इसको आप ब्लेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपने टिंट अप्लाई किया हो। बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक इसकी आएगी। सर्दियों में ठंडे पानी के साथ काम करने की वजह से और ठंडी और खुश्क हवा की वजह से जिल्द जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। स्किन के ऊपर झुर्रियाँ सी लगना शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल बूढ़ी सी स्किन लगना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जबरदस्त किस्म की रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का यूज करेंगे। एक वैसलीन है और दूसरा नारियल का तेल यूज करेंगे। अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकती हैं। तो यहाँ इस रेमेडी में मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, तो 1 चम्मच वैसलीन का यूज करूंगी और सेम क्वांटिटी ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी ले लें। अब दोनों चीजों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इतना ज्यादा मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। इस मिक्सचर की आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी अप्लाई करनी है तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी और बहुत ही ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली जब आप शावर लेके आते हैं तो आपके स्किन की जो मसाम है वो बिल्कुल ओपन हुए होते हैं और ओपन पोर्स हुए होते हैं, तो उसमें जब आप इस मिक्सचर को अप्लाई करेंगी तो स्किन के अंदर तक ये जो मॉइस्चर है ये जाएगा और बहुत ही अच्छी और ब्राइट स्किन हो जाएगी। इस मॉइस्चराइजिंग लोशन को आप घर पे बनाएं और महंगे तरीन मार्केट से मिलने वाले केमिकल्स वाले मॉइस्चराइजिंग लोशन से आपकी बिल्कुल जान छूट जाएगी। इस क्रीम को आप 2 से 3 माह तक फ्रिज के बगैर रख सकती हैं।
सिंक में चिकनाहट वाले और मैले कुचैले बर्तन धोए जाते हैं तो सारी चिकनाहट और मैल कुचैल सिंक पे फंस जाती है। के ऊपर से जिद्दी चिकनाहट और मैल कुचैल को साफ करने के लिए आपने एक लेमन लेना है। लेमन के ऊपर आपने मीठा सोडा डाल दें और अब आप सिंक को साफ करें। इस तरीके से अगर आप सिंक साफ करेंगी तो आप खुद हैरान रह जाएंगी कि जितनी भी चिकनाहट होगी और जितना भी मैला कुचैला सिंक होगा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सी एक शाइन आ जाएगी सिंक के ऊपर। तो चले साथ साथ मैं सिंक को साफ करती हूँ और साथ साथ छोटी छोटी सी आपको टिप्स देती हूँ जिनको अगर आप यूज करती हैं तो आपका सिंक लंबे अरसे तक बिल्कुल नया रहेगा। पहली टिप ये है कि सिंक को साफ करने के लिए कभी भी हार्पिक का यूज ना करें। मेरी एक जानने वाली उसने हार्पिक का यूज किया कि बहुत अच्छा सा शाइन आ जाएगा सिंक के ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि हार्पिक यूज करने की वजह से उनका सिंक बिल्कुल ब्लैक से निशान पड़ गए थे। तो वो मार्क जो ऐसे जिद्दी थे कि अभी तक उनके साफ नहीं हुए। काफी महीने गुजर गए लेकिन वो मार्क अभी भी साफ नहीं हुए। अगर आपका सिंक न्यू है तो किसी भी किस्म के हार्श किस्म के केमिकल्स यूज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे ये कि कभी भी आप स्टील्स वाली वायर्स को न्यू सिंक के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि इस तरह करने से न्यू सिंक के ऊपर बहुत ही बुरे से स्क्रैचेस से पड़ जाते हैं। हाँ, अगर आपका सिंक बहुत ज्यादा पुराना है और बहुत ज्यादा मैला कुचैला हो गया है, उसको साफ करने के लिए आप स्टील वायर्स का यूज कर सकते हैं। लेमन और मीठे सोडे से सिंक बहुत ज्यादा साफ हो जाता है। सेकंड मेथड ये है कि अगर आपका सिंक बहुत ज्यादा पुराना है और बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के जैसे निशान बन जाते हैं खारे पानी के, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्पॉन्ज के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा काला तेल अप्लाई करें और उसको पूरे सिंक के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लें। और फिर इसके बाद सिंक स्पॉन्ज की जो ग्रीन वाली साइड है उसको अच्छे से सारे सिंक के ऊपर रब करें तो आपका सिंक बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर आपका सिंक बहुत ज्यादा पुराना है और बहुत ही जिद्दी किस्म के निशान है तो आप स्टील वायर्स के साथ भी साफ कर सकती हैं। इस तरह के हॉट पॉट का यूज बढ़ जाता है। कुछ टिप्स आपके साथ इसके बारे में भी शेयर करूंगी। इस तरह के बर्तन में जब हम कोई चीज डाल के रखते हैं तो इस तरह से बहुत ज्यादा ढक्कन के ऊपर, इवन के रोटी के रुमालों के ऊपर बहुत ज्यादा पसीना आता है और बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं। इवन कि इसके अंदर जो भी हमने चीज बना कर रखी हो, रोटी वगैरह, वो भी बहुत ज्यादा गीली हो जाती है। स्पेशली जो लास्ट वाली रोटी है वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी होती है। इसकी वजह ये होती है कि इस हॉट पॉट के अंदर जो भी चीज़ रखी जाती है उसकी स्टीम होती है और स्टीम हॉट पॉट के अंदर ही रहती है और वो बिल्कुल पानी की तरह से हॉट पॉट के अंदर सब चीज़ों को गीला कर देती है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब भी आप रोटी बनाने के लिए हॉट पॉट का यूज़ करें तो इस तरीके से कोई सी भी प्लेट ले लें या कोई भी बर्तन ऐसा स्टैंड वगैरह ले लें और इसके नीचे रखें इसको बर्तन को, और फिर इस तरीके से ऊपर रोटी का रुमाल रखें और रोटियां बनाकर आप इस तरीके से इसमें रख सकती हैं। तो इस तरीके से ये होगा कि आपका बिल्कुल भी कोई भी जो बर्तन है वो भी गीला नहीं होगा, ना ही रोटी के रुमाल गीले होंगे और ना ही रोटियां गीली होंगी। नेक्स्ट टिप इसी हॉट पॉट को लेके है कि जब भी आप इसका यूज़ कर लें, मीन्स के रोटी वगैरह खा लें, तो हमेशा इसको इस तरीके से उल्टा करके रखें ताकि इसमें से हवा क्रॉस हो और कोई भी हॉट पॉट के अंदर अगर नमी है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसी तरह से रोटी के रुमाल को अच्छी तरीके से कहीं धूप में फैला दें ताकि अगर ये भी गीला हुआ होगा तो ये भी ड्राई हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो अंदर पड़े हुए रोटी के रुमाल को इस तरह से फफूंदी भी लग सकती है। पिछले दिनों मैं 2 दिन के लिए कहीं गई और जब वापस आई तो हॉट पॉट का ये मंजर मेरे सामने आया। रमजान मुबारक में बहुत ज्यादा गैस की लोड शेडिंग होती है। अक्सर औकात तो ऐसे होता है कि मेन लाइन से अगर गैस आ भी रही हो तो हमारे चूल्हे गैस को पकड़ते नहीं है। वजह ये होती है कि हमारे चूल्हे की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लो हो जाती है। परफॉर्मेंस लो होने की बहुत सारी वजूहात हैं, वो मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगी। चूल्हे के कई पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इन प्रॉब्लम को हम लो बजट में रह के एफिशिएंटली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े टब के अंदर नीम गर्म पानी ले, उसके अंदर 3 चम्मच भर के कास्टिक सोडा डाल दें। अब किसी लकड़ी या लोहे की स्टिक के साथ इसको अच्छी तरीके से पानी में डिसॉल्व कर लें। कास्टिक सोडा खुला सर्फ या साबुन वगैरह जहाँ से मिलता है वहाँ बहुत ही आसानी से और बहुत ही लो बजट में मिल जाता है। जितना कास्टिक सोडा मैंने पानी में डाला है वो ऑलमोस्ट 30 रुपीज का होगा। कास्टिक सोडा एक तरह का तेजाब होता है, कभी भी आपने हाथ इसके अंदर नहीं लगाना। जब भी इसको यूज करना है तो ग्लव्स का यूज जरूर करना है। इसके अलावा इसमें से गैस भी प्रोड्यूस होती है, तो जब भी आप इसका यूज करें तो कोशिश करें कि खुली और ओपन एयर में इसको यूज करें और मास्क पहन लें या नाक के ऊपर कोई अच्छे से कपड़ा लपेट लें। कास्टिक सोडा को पानी में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद चूल्हे के लोहे के जितने भी पार्ट्स हैं उनको इस पानी के अंदर मैं डिप कर दूंगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चूल्हे के इस लोहे के पार्ट के ऊपर कितनी ज्यादा चिकनाहट और ग्रीस जम चुकी है। इसके अलावा दूध या चाय भी बॉयल होकर या जो भी हम खाना पकाते हैं वो इन पार्ट्स के ऊपर गिर जाता है। 1 बाय 1 सारे जो पार्ट्स हैं लोहे के वो आपने इस पानी में डिप कर देने हैं। बहुत ही एहतियात के साथ आपने एक एक पार्ट को इसके अंदर डिप करना है कि कोई छींट भी आपके ऊपर ना गिरे। चूल्हे के सारे लोहे के पार्ट्स मैंने इस पानी के अंदर डाल दिए हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच डिटर्जेंट भी डाला था। अब सारे पार्ट्स को किसी लोहे की स्टिक के साथ इस पानी के अंदर अच्छे से डिप कर दें और 2 घंटे के लिए इस पानी के अंदर ही डिप रहने दें। पार्ट्स जैसे ही इस पानी के अंदर गए हैं तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा मैला कुचैला और ग्रीस वाला हो चुका है। मीन्स के चूल्हे के पार्ट्स के ऊपर जितना भी ग्रीस था वो पानी में आना शुरू हो गया है और पार्ट्स जो है वो बिल्कुल
साफ होना शुरू हो गए हैं। चूल्हे के लोहे के पार्ट्स को पानी में 2 घंटे के लिए डिप रहने दें, तब तक चूल्हे की सफाई कर लें। तो चूल्हा भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रीस और ऑयल होने की वजह से बहुत ज्यादा मैल कुचैल चूल्हे के ऊपर फंस चुकी है। अब इस ग्रीसी चूल्हे को साफ करने के लिए एक DIY सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक बाउल के अंदर आपने नीम गर्म पानी लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच डिश वॉशिंग लिक्विड ले लें, कोई सा भी जो आप घर पे यूज करते हैं। अगर आपके पास डिश वॉशिंग लिक्विड नहीं है तो आप डिटर्जेंट भी यूज कर सकती हैं, जिससे आप कपड़े वॉश करती हैं। नेक्स्ट इसमें आपने काला तेल 1 चम्मच डाल देना है। काला तेल सल्फोनिक एसिड कहलाता है और जहाँ से खुला सर्फ या साबुन वगैरह मिलता है बहुत ही आसानी और सस्ते दामों मिल जाता है और हमारी क्लीनिंग पर्पस में बहुत ज्यादा यूज में आता है। दोनों चीजों को नीम गर्म पानी में अच्छे से मिक्स कर लें। स्पॉन्ज के साथ सफाई करने से पहले हल्के हाथ से छुरी के साथ जितनी भी ग्रीस जम चुकी है उसको उतार लें। बहुत ज्यादा आपने हल्के हाथ से छुरी को इस ग्रीस के ऊपर रगड़ना है ताकि जस्ट ग्रीस उतरे चूल्हे के ऊपर, छुरी की वजह से स्क्रैचेस ना पड़े। अब स्पॉन्ज ले और जो हमने लिक्विड बनाया था, DIY सोल्यूशन बनाया था, उसके अंदर स्पॉन्ज को डिप करके चूल्हे की सफाई करना शुरू करें। इस सोल्यूशन की वजह से जितनी भी ग्रीस होगी चूल्हे के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगी। ना सिर्फ ग्रीस उतरेगी बल्कि चूल्हा इतना ज्यादा साफ हो जाएगा कि बिल्कुल ऐसे चमक उठेगा जैसे आप बिल्कुल नया लेके आए हो। बिल्कुल हल्के हाथ से छुरी के साथ दूसरी तरफ से भी आपने ग्रीस को उतारना है और उधर से भी आपने स्पॉन्ज के साथ साफ कर लेना है। वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैं दूसरा जो साफ करने वाला पार्ट है उसको स्किप कर रही हूँ। चूल्हा बिल्कुल परफेक्टली एफिशिएंटली काम करे तो उसके लिए हमें चूल्हे का एक एक पार्ट की बहुत अच्छे से सफाई करनी होगी। तो इसके लिए जो बटन्स होते हैं चूल्हे के उसको भी अच्छे तरीके से साफ कर लें। छुरी की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से बटन के ऊपर जितनी भी ग्रीस होगी उसको उतार लें और कोई भी जो पुराना आपका वेस्टेड टूथब्रश है उसकी मदद से ये जो सोल्यूशन आपने रेडी किया था उसको अप्लाई करें ब्रश के ऊपर और बटन के ऊपर अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ भी ग्रीस होगी, मैल कुचैल फंसी होगी, ब्रश की मदद से उतार लें। ब्रश की मदद से बहुत ज्यादा बारीक जो लेयर्स होती है बटन्स की उसमें से भी बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी ग्रीस और मैल कुचैल होगी वो बिल्कुल निकल आएगी। अब 2 घंटे बाद जब मैंने देखा जो कि लोहे के पार्ट्स मैंने पानी में डिप किए हुए थे तो देखें पानी कितना ज्यादा काला हो चुका है, ग्रीस से भरा हुआ है। मीन्स के हमारे जो पार्ट्स के ऊपर जितनी भी मैल कुचैल और ग्रीस थी वो इस पानी में आ चुकी है और जो ग्रीस इन पार्ट्स के ऊपर रह चुकी होगी वो इतनी सॉफ्ट हो चुकी होगी कि बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। अब एक एक पार्ट करके इसमें से निकालेंगे और इसको साफ करना शुरू करेंगे छुरी की मदद से। ये इतने ज्यादा नरम हो चुके होंगे इसके ऊपर ग्रीस के बहुत ही आसानी के साथ छुरी की मदद से उतरते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी मैं इसी तरह छुरी की मदद से साफ करूंगी। पहले सारी ग्रीस उतार लूंगी और फिर स्टील वायर्स के साथ अच्छी तरह से इसके ऊपर रब कर लूंगी और लास्ट में स्पॉन्ज के ऊपर साबुन लगा के जिसके साथ भी हम बर्तन धोते हैं लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ कर लूंगी। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पार्ट के ऊपर जितनी भी ग्रीस थी वो बिल्कुल उतर चुकी है। इसका कलर ब्लैक है। अगर इसको मजीद मैं रब करूंगी तो इसके ऊपर जितना भी पेंट है वो उतर जाएगा और जंग लगने का खदशा होगा। अब चूल्हे के इस पार्ट के ऊपर जिसको कड़ा कहते हैं आई थिंक इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ग्रीस जम चुकी है। तो इसके ऊपर भी मैं पहले छुरी के साथ अच्छे तरीके से सारी ग्रीस को उतारूंगी और स्टील वायर्स के साथ अच्छे से रब करूंगी और उसके बाद स्पॉन्ज के ऊपर साबुन लगाकर अच्छे से इसको वॉश कर लूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसकी सफाई डिटेल से नहीं करूंगी, बिल्कुल ऐसे ही करनी है जैसे कि पहले लोहे के पार्ट की मैंने की है। तो इसलिए मैं यहाँ से वीडियो को स्किप कर रही हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चूल्हे की सफाई का सबसे अहम पार्ट इस कड़े की सफाई है क्योंकि इस कड़े में छोटे छोटे से होल्स होते हैं। इन्हीं होल्स में से गैस बाहर निकलती है। जबकि जब हम खाना पकाते हैं तो बहुत सारी चीजें जब गिरती हैं तो इन होल्स को बंद कर देती हैं जिसकी वजह से गैस हमारे चूल्हे में आती ही नहीं है। या इन कड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा जंग लग जाए या किसी भी वजह से ये होल बंद हो जाए तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं होल्स में से गैस बाहर निकलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर इन कड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा जंग लग चुका हुआ है तो उसको आपने साफ करना है हार्पिक के साथ। कोई भी पुराना टूथब्रश ले लें, उसके ऊपर हार्पिक अप्लाई करते जाएं और इस कड़े के ऊपर भी अच्छे तरीके से हार्पिक को अप्लाई कर दें और टूथब्रश के साथ इन कड़ों की सफाई करें। जितना भी जंग लगा होगा बहुत ही आसानी के साथ जंग उतर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दूसरे कड़े की भी सफाई कर लें। अगर कोई चीज गिरने की वजह से या बहुत ज्यादा ग्रीस जमने की वजह से इन कड़ों के सुराख बंद हो गए तो उनको साफ करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो एक बड़े बर्तन के अंदर आपने इन कड़ों को डालना है और उसमें नीम गर्म पानी डाल लें। अब 2 चम्मच इसमें मीठा सोडा डालें और 4 से 5 बड़े चम्मच इसमें व्हाइट विनीगर जिसको सफेद सिरका कहते हैं वो डाल लें। अब इन कड़ों को इस मिक्सचर के अंदर 1 घंटे के लिए डिप रहने दें। उसके बाद इन कड़ों की सफाई करें। आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी के साथ जितनी भी ग्रीस होगी इन कड़ों के ऊपर बहुत ही आसानी से उतर जाएगी। अब मेरे चूल्हे के कड़े जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं तो मैंने इनको उतार के अच्छे से वॉश कर लिया। बहुत सारे चूल्हे ऐसे होते हैं कि जिनके कड़े बिल्कुल इस चूल्हे के साथ फिक्स होते हैं। तो अगर कड़े फिक्स हो चूल्हे के ऊपर तो सुराख के अंदर कुछ फंस जाए तो गैस बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसके लिए आपने टूथपिक लेनी है और जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ टूथपिक की मदद से आप इन सुराख में से जितना भी कुछ
कुछ फंसा हो तो उसको आप निकाल सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।